हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आयुर्वेद का एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, पेशी शारीर। अब पेशी शारीर में हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे, पेशी का परिचय हम लोग लेंगे कि एग्जैक्टली पेशी किसे कहेंगे। दूसरी चीज इसकी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि आपके शरीर में कितने प्रकार के पेशी होते हैं, या फिर उसके हर जगह पे, यानी कि आपकी बॉडी में अपर लिम, लोअर लिम, उसके साथ आपकी जो मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी है यानी कि ट्रंक वाला पार्ट, और आपकी अपर साइड ऑफ द नेक यानी कि आपका ऊर्ध्वजत्रोगत भाग, इनमें डिफरेंशिएशन कैसे किया है, ठीक है, उसको समझेंगे, या फिर उसका विभाजन जिसे हम लोग कहते हैं वो समझेंगे। और लास्ट में पेशियों के फंक्शंस को पढ़ेंगे, यानी कि आपके कार्य को पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे आचार्य सुश्रुताचार्य, इनका हम लोग जनरली मत बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ एनाटॉमी। तो यहाँ पे जितने भी रेफरेंस मैंने लिए वो ऑलमोस्ट पूरे हमारे सुश्रुत संहिता से लिए हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर आचार्य का मत थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको हर आचार्य के बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो तो आपको जो वेटेज देना चाहिए वो आचार्य सुश्रुत को देना चाहिए, क्योंकि ये सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनाटॉमी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब पेशियों के बारे में भी कुछ ऐसी तरह से, जैसे कि सुश्रुताचार्य ने पेशियों की संख्या 500 बताई या 500 बताई, लेकिन इसी को हम लोग चरकाचार्य के अनुसार देखेंगे तो उन्होंने 400 बताई या फिर 400 बताई, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशिएटिंग ये ओपिनियंस है वो क्यों है, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं तो किसी एक पर्सन ने एक चीज को दो बोल दिया हो और किसी दूसरे पर्सन ने वो दो चीज को सिर्फ एक बोल दिया, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल या फिर कुछ ऐसे सिंपल भाषा में समझते हैं कि जैसे हमारे पेशी है, तो मान लेते हैं कि आपकी जो ऊर्ध्वजत्रोगत पेशियां है, आचार्य सुश्रुताचार्य मान लेते हैं कि एक जगह पे कुछ 5 पेशी मान लेते हैं, लेकिन अगर आचार्य चरक देखेंगे तो वो 5 पेशियों का जो एक समूह बनाया हमारे सुश्रुताचार्य ने, उसको अलग अलग मानते हैं। तो इसीलिए जो संख्याओं का यहाँ पे जो मतांतर है वो आपको हर जगह पे दिखने वाला है आयुर्वेद में, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ अलग बताया उन्होंने। तो बॉडी का स्ट्रक्चर तो सेम ही है, आपके ऑर्गन्स का भी स्ट्रक्चर सेम है, वही पार्ट्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन हर एक आयुर्वेद के आचार्य जो है इनके मतानुसार आपकी जो पेशियां है, आपकी हड्डियां यानी कि आपके बोन्स है, इन सब में आपको संख्याओं के बारे में मतांतर दिखेगा, ठीक है। तो वो उतना कंसिडर करना है। एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। जैसे जैसे आप यहाँ पे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाते हो तो आपको पूरे आचार्य की जो संहिता है वो पूरे पढ़ने को मिलेंगे, तब जाके आपको सारे आचार्य का मत आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे ज्यादातर सुश्रुताचार्य को वेटेज देते, और ये पूरा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट आपके शारीर स्थान से निकलता है, ठीक है। तो पेशी शारीर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसका परिचय देख लेते। तो जब हम लोग परिचय देखते तो पहला ये यहाँ पे एक सेंटेंस आया है जो कि भाव प्रकाश से आया है, रसा अस्रुक मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातुआ, यानी कि आपके जो 7 धातु है जिसमें क्या क्या है, रस है, रक्त है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ठीक है। ये 7 धातुओं से आपका शरीर बनता है, या फिर ये 7 धातुओं से आपका शरीर धारण करता है। और ये जो रेफरेंस आया है ये आपकी भाव प्रकाश से आया है, गर्भ प्रकरण से, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है जो आपको पेशियों के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें आपकी तीसरी धातु कौन सी है, मांस धातु है, और जो आपकी पेशी है वो भी आपकी मांस धातु का ही एक काम है, ठीक है, या एक पार्ट है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो है लेपन। लेपन कार्य का मतलब क्या होगा कि जो आपकी मसल्स है या फिर जो आपकी पेशियां है वो काम क्या करती है, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, जो भी आपका स्केलेटन है, जो भी आपकी बॉडी का पूरा ढांचा है, ये किससे बनता है, ये आपकी पूरी मसल से कवर्ड है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई भी बोन होगा तो अगर वो एक्सपोज होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा वेग दिखेगा, गलत दिखेगा, तो उस पे कवरिंग है आपकी पूरी मसल्स का, ठीक है। तो ये एक जगह पे नहीं, पूरी बॉडी में ही आपकी पूरी मसल्स प्रेजेंट होती है। सेम यहाँ पे जो लेपन कर्म बताया है वही है कि आपकी पूरी बॉडी में जो कवरिंग है वो पूरी पेशियों का यानी कि मसल्स का कवरिंग है, इसलिए इसका मुख्य कार्य क्या बताया, लेपन कार्य बताया, जिसे हम लोग इंग्लिश में कवरिंग कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या है,
पेशी यह मांस धातु का ही रूप होता है, मतलब आपका जो मांस धातु है उसी का एक रूप है आपका पेशी वाला पार्ट, ठीक है। इसे हम लोग मांस खंड भी कहते हैं। अब इसमें ज्यादातर अगर आप देखोगे तो जो महाभूत है वो आपकी पृथ्वी महाभूत की प्रधानता यहाँ पर आपको देखने को मिलती है आपकी पेशियों में, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है जो पेशियों के बारे में आपको याद रखना है। जब हम लोग परिभाषा देख लेते हैं तो परिभाषा में क्या कहा है, यहाँ पे शरीर में लाल रंग की रेशेदार आकुंचन और प्रसरणशील जो धातु है उसी मांसपिंड को पेशी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर में जितने भी लाल रंग की या फिर रेड कलर की जो रेशेदार यानी कि आपकी जो आपकी स्ट्राइटेड पार्ट होती है या फिर स्ट्राइटेड स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और वो आकुंचन और प्रसरणशील धातु है। आकुंचन और प्रसरणशील का मतलब क्या है, आपका जो फ्लेक्जन और एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो आपकी ऑलमोस्ट पूरी लोकोमोटर सिस्टम आपके मसल्स के ऊपर काम करती है, मसल्स है, टेंडन्स है, ठीक है। तो आपके पूरे जो बोन्स है, जॉइंट्स है, और ये पूरे यहाँ पर एक जगह पे कलेक्टेड या फिर एक जगह पे एक ढांचा में साचे हुए, वो किसकी वजह से, आपकी मसल की वजह से। और जो मसल्स की वजह से मूवमेंट हम लोग कर पाते हैं, यानी कि आपका एक्सटेंशन हो गया, फ्लेक्जन हो गया, ये सारी जो मूवमेंट कर पाते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे आकुंचन यानी कि आपका फ्लेक्जन और प्रसरणशील यानी कि आपका एक्सटेंशन जो कर पा रहे हैं आपकी यहाँ पे, उसी पार्ट को हम लोग यहाँ पे मसल्स या फिर पेशी कहते हैं, ठीक है। अब इसका स्वरूप देख लेते हैं। स्वरूप में क्या है कि जो आपका सुश्रुताचार्य ने बताया कि इसका जो स्वरूप है, यथार्थ ऊष्मना युक्तो वायु स्रोतांसी धारयत, यानी कि जैसे आपका यहाँ पे उष्म युक्त पित्त युक्त वायु, उष्मना युक्त वायु मतलब आपका पित्त युक्त वायु जैसे आपकी स्रोतों में जाके इसे यहाँ पर विभाजित करता है या फिर उसको ओपन करता है। स्रोतांसी दारयत मतलब इसको ओपन करने का काम करता है। सेम उसी तरह अनुप्रविश पिशितम पेशी विभज्यते तथा, तो सेम लाइक यहाँ पे जो आपका पित्त युक्त वायु है आपकी आपकी मांसपेशी में जाके इसको पेशियों में अलग अलग जगह पे ये विभाजन करता है, ठीक है। तो जो आपका पित्त युक्त वायु है वही आपकी मांस धातु में जाके ये डिफरेंट पेशियों में यहाँ पर इसको विभाजित करता है। यही यहाँ पे इसके स्वरूप में बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी उत्पत्ति होती है वो कैसे हो रही है, एक तो वायु का पार्ट आ रहा है यहाँ पे, और ये वायु क्या कर रहा है, आपकी मांस धातु में जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी पेशियों की उत्पत्ति कहाँ से होगी, वायु और मांस से होगी। और इसमें महाभूत प्रधानता कौन सी है, पृथ्वी महाभूत प्रधानता, ठीक है। दूसरा भी एक श्लोक यहाँ पर आया है, अनुप्रविश पिशितम पेशी विभज्यते अनिल, मतलब आपका जो पित्त युक्त वायु है वही आपकी मांसपेशी में जाके इसको अलग अलग विभाजन करके इसको डिफरेंट पेशियों में यहाँ पर क्रिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके स्वरूप के बारे में और एक श्लोक आया है जिसपे एक आप यहाँ पे अंदाज लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में जितने भी मसल्स है वो डिफरेंट टाइप के अलग अलग जगह पे आपके मसल्स के शेप जो होते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ मसल्स छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ जगह पे आपको मसल्स थोड़ी सी स्लीपरी नजर आएगी, ठीक है। तो कुछ जगह पे आपको मसल्स हार्ड नजर आती है। तो उसी तरह से आपके सुश्रुताचार्य ने भी एक श्लोक में इसका बहुत अच्छे से वर्णन दिया है। वो वर्णन क्या है यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम लोग। तासा बहल, ठीक है, बहल पेलव स्थूल अनु पृथु वृत्त रस्व दीर्घ स्थिर मृदु श्लक्ष्ण एंड कर्कश भाव, ठीक है। तो ये 12 भाव जो है या फिर 12 प्रकार की पेशियों का वर्णन जो है आपके सुश्रुताचार्य ने दिया है। हालांकि इस श्लोक में ऐसा 12 यानी कि 12 संख्या होती है ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पर इसको 12 कंसिडर करेंगे। तो ये 12 प्रकार की पेशी आपके पूरे शरीर में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, कर्कश भावा संधि अस्थि शिरा स्नायु प्रच्छादका, मतलब आपकी संधियों को, आपकी शिराओं को, आपकी अस्थियों को और आपकी स्नायु को प्रच्छादना मतलब इसका कवरिंग करने का काम आपका ये मसल्स या फिर पेशियों का काम होता है,
ठीक है। यथा प्रदेश स्वभावता एवं भवंती ही, मतलब यथा प्रदेश स्वभावता मतलब क्या हुआ कि अलग प्रदेश में जाने के बाद इसका जो स्वरूप है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि कुछ मसल्स आपकी पूरी ज्यादा बड़ी होगी, जैसे कि आपकी पेक्टोरलिस मेजर है, ठीक है, तो ये चेस्ट रीजन की मसल या फिर बैक रीजन की मसल देख लो तो वो थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है। जब आप यहाँ पे हैंड मसल या फिर आपकी पाम की मसल्स देखते हो वो थोड़ी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो सेम जैसे प्रदेश चेंज हुआ वो स्वभाव चेंज कर लेती है, यानी उसका जो स्वरूप है वो चेंज हो जाता है। यही इसके श्लोक में यहाँ पर आचार्य सुश्रुताचार्य ने बताया। तो बेसिकली यहाँ पर 12 यहाँ पे उसके अलग अलग स्वरूप दिए। कैसी हो सकती है ये बहल, बहल मतलब क्या होगा, ये मोटी होगी। दूसरा है पेलो, पेलो यानी थोड़ी सी पतली होगी, ठीक है, स्लिम होगी। तीसरा स्ट्रक्चर दिया है इसका स्थूल, यानी कि ये बहुत ज्यादा बड़ी या फिर मोटी हो सकती है। अनु मतलब छोटी हो सकती है। पृथु यानी चौड़ी हो सकती है, ब्रॉड हो सकती है। रस्व यानी छोटी होगी। दीर्घ यानी लंबी होगी। स्थिर यानी दृढ़ होगी। मृद यानी कोमल होगी। और श्लक्ष्ल यानी चिकनी यानी कि गुड़गुड़ित या फिर थोड़ा सा स्लीपरी टाइप की मसल्स हो सकती है या फिर पेशियां हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन या फिर ये जो स्वरूप बताया यहाँ पे आचार्य सुश्रुताचार्य ने आपके शारीरिक शास्त्र के 5वें अध्याय में बताया, ठीक है। अब थोड़ा संख्या के बारे में देख लेते हैं। संख्या जैसे मैंने बताया कि आचार्य सुश्रुताचार्य ने पेशियों की संख्या 500 बताई है, लेकिन स्त्रियों में 20 ज्यादा बताया, ठीक है। अब ये 20 का जो डिफरेंशिएशन या फिर विभाजन है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो सुश्रुताचार्य ने स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा पेशियां अधिक मानते हैं। कितनी? 20 पेशियां अधिक होती है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे पुरुष के बारे में देखेंगे तो पुरुष में पेशियों की संख्या आचार्य सुश्रुत ने बताई है 500, जबकि ये स्त्री में कितनी होगी? 520 होगी, ठीक है। तीसरी बात क्या है, आचार्य चरक ने पेशियों की संख्या मानी है 400 यानी कि 400, ठीक है। अब पेशियों का विभाजन हम लोग देखते हैं। पेशियों का विभाजन हम लोग सिर्फ सुश्रुताचार्य के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम लोग पूरे आचार्यों का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लेके आएंगे तो वो बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, और इसीलिए हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिर्फ एक ही को फॉलो करना है। आपको अगर सुश्रुताचार्य को आप फॉलो करते हो या फिर आप एग्जाम में लिख देते हो इनका रेफरेंस लेके, तो भी आपको अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर स्पेशली नहीं पूछा है कि किसके रेफरेंस से लिखना है तो सिंपली आपको आचार्य सुश्रुताचार्य के रेफरेंस को ही फॉलो करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे शाखाओं में कितनी पेशियां प्रेजेंट होती है। हर शाखा में आपको मिलेगी 100, यानी कि 4 शाखाएं हमारी प्रेजेंट होती है, 2 अपर लिम्ब और 2 लोअर लिम्ब, तो इन चारों को मिला के आपकी हो जाएंगी 400 पेशियां आपकी शाखा में। मध्य शरीर यानी ट्रंक वाले पार्ट में आपको मिलती है आपके 66 पेशियां, और आपकी ऊर्ध्व जत्रोगत यानी कि सिर और ग्रीवा में मिलती है आपको 34 पेशियां, ठीक है। और कुल मिला के अगर आप देखोगे तो पेशियों की संख्या बनी आपकी 500, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंशिएशन या फिर विभाजन यहाँ पे याद रखना है। अब एक एक करके हम लोग शाखा और आपका ऊर्ध्वजत्रुगत भाग और आपका ट्रंक वाला यानी कि आपका मध्य शरीर वाला भाग, इन सब में जो पेशियों का विभाजन दिया है वो कैसे दिया है हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले शाखाओं में देखेंगे तो पांव की उंगलियों में आपको मिलेंगी 5 जो उंगलियां है उसमें हर एक उंगली में आपको 3 पेशियां मिलती है, ठीक है। तो यानी कि आपकी 5 उंगलियों में होगी कितनी? 15 पेशियां। पांव के अग्रभाग में यानी कि आपके प्रपद में कितनी है? 10 है, ठीक है। पांव के ऊपर यानी कि कुर्च में स्थित कितनी है? 10 है, ठीक है। गुल्फ और पादतल में कितनी पेशियां है? 10 है। गुल्फ और जानु के बीच में यानी कि आपके एंकल और नी जॉइंट के बीच में कितनी पेशियां है? 20 है। जानु संधि में कितनी है? 5 पेशियां है। उरु प्रदेश में कितनी है? 20 पेशियां है। और वंशन प्रदेश में कितनी है? 10 पेशियां, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पांव की उंगलियों में हर एक उंगली में आपको 3 पेशी नजर आएगी, और वो 5 उंगलियों का पकड़ के आपको 15 यहाँ पर समा जाता है, ठीक है। तो पांव के अग्रभाग में यानी कि प्रपद में कितनी है? 10 पेशियां आपको मिलती है। पांव के ऊपर कुर्च में कितनी स्थित होती है? 10 पेशियां। गुल्फ और पादतल में कितनी है? 10 पेशियां। गुल्फ और जानु के बीच में होती है आपकी 20 पेशियां। जानु में होती है 5 पेशियां। उरु प्रदेश में होती है आपकी 20 पेशियां, और वंशन प्रदेश में होती है आपकी 10 पेशियां। तो एक लिम्ब का अगर हम लोग यहाँ पे सम देखेंगे टोटल, तो आपको 100 पेशियां एक सिंगल लिम्ब में मिलती है। तो जो आपकी लोअर लिम्ब का यहाँ पर रेफरेंस आया, सेम आपको अपर लिम्ब में कंसिडर करना है। और आपकी हर एक पेशी में अगर आप देखोगे तो एक शाखा में अगर आपको 100 दिखती है तो 4 शाखा में टोटल मिला के आपकी
400 पेशियां यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिया है कि एक शाखा में अगर 100 है तो 4 शाखाओं में मिलकर आपकी 400 पेशियां आपकी शाखाओं में प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका मध्य शरीर का पार्ट। मध्य शरीर में अगर आप संख्या देखोगे तो गुदा भाग में आपको मिलती है 3 पेशियां, शिश्न प्रदेश में मिलती है आपको 1 पेशी, सेवनी में मिलती है आपको 1 पेशी, वृषण भाग में मिलती है आपको 2 पेशियां, स्पीक प्रदेश में हर एक स्पीक में आपको यहाँ पर 5-5 मिलती है, यहाँ पर 2 है एक्चुअली। ठीक है, मतलब 5-5 अगर आप कंसिडर करोगे दोनों स्पीक में, सॉरी, ठीक है, दोनों स्पीक में आपको टोटल 10 मिलती है। बस्ती शीर में मिलती है आपको 2 पेशियां, उदर प्रदेश में मिलती है आपको 5 पेशियां, नाभि में मिलती है आपको 1, और पृष्ठ के ऊर्ध्व भाग में स्थित यानी दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो उसको हम लोग दीर्घ पेशियां कहते हैं, वो होती है 5-5 यानी कि 10 पेशियां आपको पृष्ठ भाग में मिलती है। ठीक है, और दोनों पार्श्वों में, ये पार्श्व नहीं पार्श्व है, ठीक है, दोनों पार्श्वों में मिलती है आपको 6 पेशियां। ठीक है, और आपके वक्ष प्रदेश में आपको मिलती है 10 पेशियां, अक्षक और कंधे के आसपास मिलती है आपको 7 पेशियां, हृदय और अमाशय में मिलती है आपकी 2 पेशियां, यकृत, प्लीहा और उंडुक इन तीनों को मिला के होती है आपकी 6 पेशियां। तो यहाँ पे कुल मिला के आपकी पेशियां कितनी बनी? 66 पेशियां आपकी मध्य शरीर की होती है। ठीक है, तो फिर से एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आपकी पेशियों के भाग को। ठीक है, आपको गुदा में कितनी मिल रही है? आपकी 3 पेशियां है। शिश्न प्रदेश में मिलती है आपकी 1 पेशी, सेवनी में फिर से आपको 1 मिलेगी, वृषण प्रदेश में मिलती है 2, स्पीक प्रदेश में दोनों स्पीक अगर 5-5 देखेंगे तो टोटल मिला के 10 हो जाती है। बस्ती शीर में मिलती है आपको 2 पेशियां, उदर भाग में मिलती है 5 पेशी, नाभि में मिलती है 1 पेशी, पृष्ठ के ऊर्ध्व भाग में और आपको दोनों तरफ दीर्घ पेशियां मिलती है जिसकी संख्या होती है 10, 5-5 दोनों साइड पे। दोनों पार्श्व भाग में मिलती है आपको 6 पेशियां, वक्षस्थल पे मिलती है आपको 10 पेशियां, अक्षक और कंधे के आसपास आपको मिलती है 7 पेशियां, हृदय और अमाशय में मिलती है आपको 2 पेशी, और यकृत, प्लीहा और उंडुक के तीनों को मिला के मिलती है आपकी 6 पेशियां। तो टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो ये 66 पेशियां आपकी मध्य शरीर में होती है। तो शाखाओं में हमने 400 पेशी देखे, मध्य शरीर में हमारी 66 यानी कि 66 पेशियां प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं हम लोग ग्रीवा और आपकी शीर भाग में कितनी होती है। अगर आप देखोगे ग्रीवा में आपको मिलती है 4 पेशियां, हनु में मिलती है आपकी 8 पेशियां, काकलक और गले में मिलती है आपकी 2 पेशियां, तालू में होती है 2, जिह्वा में मिलती है 1, ओष्ठों में मिलती है आपको 2 पेशियां, नासाओं में मिलती है आपको 2 पेशियां, आपकी आंखों में होती है 2 पेशियां, गंड यानी कपोल में होती है आपकी 4 पेशियां, कानों में मिलती है आपको 2, ललाट में होती है 4, और शीर प्रदेश में होती है 1 पेशी। ऐसे कुल मिला के आपको मिलती है आपकी 34 पेशियां। ठीक है, तो ये 34 पेशियां आपकी ऊर्ध्व जत्रुगत भाग की है। ठीक है, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ग्रीवा में कितनी है? 4 है। हनु में कितनी होगी? 8 है। काकलक और गले में कितनी होती है? 2 पेशी होती है। तालु में होती है आपकी 2 पेशियां, जिह्वा में 1 पेशी है, ओष्ठों में 2 पेशी है, नासा में 2 है, आंखों में 2 है, गंड या फिर कपोल में होती है आपको 4 पेशी, कानों में मिलती है आपकी 2 पेशी, और ललाट में होती है 4 पेशी, और लास्ट में आपकी सिर में होती है 1 पेशी। यानी कि कुल मिला के आपको 34 पेशी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो 3 जगह पे हमने पेशियों का वर्णन पढ़ा। एक तो शाखाओं में, शाखा में आपको मिल रही है 400 पेशी, हर एक शाखा में आपको 100 मिल जाती है, और मध्य शरीर में आपको मिलती है 66 पेशियां, और आपकी ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में मिलती है आपको 34 पेशियां। ये कुल मिला के आपकी बनती है 500 पेशी। ठीक है, 500 पेशियां आपकी आचार्य सुश्रुताचार्य के अनुसार है। ठीक है, ये आचार्य सुश्रुताचार्य के अनुसार है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। जो पेशियों की संख्या हमारी स्त्रियों में बताई है वो 20 बताई है। ठीक है, एक्स्ट्रा की 20 बताई है। तो 500 तो प्रेजेंट है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा की आपको स्त्रियों में 20 मिलती है। वो 20 का विभाजन यहाँ पे दिया है। स्त्री नाम तो विशंतिर अधिका, मतलब आपकी स्त्रियों में आपको 20 पेशियां आपको अधिक मिलती है। उसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया है? 10 तासाम स्तनयोर एकस्मिन् पंचेति यौवनो तासा परिवृत्ति। जैसे यौवन स्त्री मतलब आपकी जो एडल्ट स्त्री होती है उसमें
दश तासा स्तन एकर एकस्मिन, मतलब आपकी स्तन यानी वक्ष स्थल में आपको मिलती है आपकी 5-5 पेशी, पंच पंचेती, ठीक है। तो 5-5 पेशी आपको वक्ष स्थल में या फिर स्तन भाग में मिलती है। अपत्य पथे चतस्त्रा, मतलब आपके अपत्य पथ में वजाइनल रीजन में आपको मिलती है 4 पेशियां, उसमें से आपकी 2-2 पेशियां एक बाहर की लेयर पे, बाहर की पार्ट पे प्रेजेंट होती है, कुछ अंदर के पार्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या बताया आचार्य सुश्रुत ने, तासा प्रसृते अभ्यंतरोद्वय, मतलब अभ्यंतर भाग में आपको 2 मिलती है, मुखाश्रिते मतलब आपकी बाहर ओपनिंग पे, बाह्य वृत्ते द्वे, मतलब आपकी बाहर ओपनिंग पे वृत्त आकार 2 पेशियां यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्तन में टोटल 5-5 मिला के ये हो गई आपकी 10, अपत्य पथ में हो गई आपकी 4 पेशियां, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बचती है 6 पेशियां, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, गर्भा छिद्र संश्रितम अस्तिखम शुक्र आर्तव प्रवेशिनी अस्त्रिथम, ठीक है, शुक्र आर्तव प्रवेशिनीम अस्तिष्वम एवं, ठीक है। तो ये बाकी की जो 6 यहाँ पर संख्या दी है वो कहाँ से है, वो अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे आपकी जो गर्भ छिद्र होता है उसके ऊपर आश्रित होती है 3, और दूसरी शुक्र और आर्तों को प्रविष्ट करने वाली यहाँ पर 3 पेशियों का यहाँ पर विभाजन किया, ठीक है। तो टोटल 20 का जो डिस्क्रिप्शन या फिर विभाजन दिया है वो कैसे, आपके दोनों स्तनों में आपको मिलती है 5-5 पेशियां, जो हमने यहाँ पर श्लोक में पढ़ा। अपत्य पथ या फिर आपके वजाइनल रीजन में आपको मिलती है 2 और 2 4, यानी कि 2 अंदर में फैली हुई होती है और 2 बाहर की ओर गोल मुख पर यानी कि आउटर ओपनिंग पे आपको 2-2 मिलती है। गर्भ छिद्र, ये गर्भ छिद्र संश्रितम पे मिलती है आपको 3, और शुक्र आर्तो प्रवेशिनी यानी कि शुक्र आर्तों को प्रविष्ट करने वाली 3 पेशियां यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी ये 20 संख्या आ जाती है, और ये 20 टोटल आपकी स्त्रियों में ही प्रेजेंट होती है, पुरुषों में नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पेशियों का जो कार्य और महत्व है। जैसे आपने एक चीज देखी थी कि जब आप पेशी या फिर मसल्स के बारे में आप सोचते हो तो आपको पूरा लोकोमोटर सिस्टम याद आ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो भी ढांचा बना है, जो भी स्ट्रक्चर बना है, वो पूरा ऑलमोस्ट मसल से कवर्ड है। तो जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो भी आपका स्केलेटन है, ये सारा कवर करने के लिए आपको मसल्स का सहारा लेना पड़ता है, पेशियों का सहारा लेना पड़ता है। दूसरी चीज क्या है, ये आपके सर्कुलेशन में भी काम आती है। जो आपकी कार्डियक मसल है वो भी तो एक पेशियों का पार्ट है, ठीक है। तो जो कार्डियक मसल है, अगर आपका हार्ट पंप ही नहीं करेगा प्रॉपर तो आपका सर्कुलेशन बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए कार्डियक मसल जो होती है वो भी आपकी एक पेशियों का ही पार्ट है, इसलिए आपके सर्कुलेशन में भी ये काम आती है, ठीक है। तो जो श्लोक दिया है वो क्या है, सिरा स्नायु अस्थि पर्वाणी सन्नियश्चम शरीरी नाम, मतलब आपकी जो सिरा अस्थि स्नायु है, पर्व है, इन सबको यहाँ पर आश्रय या फिर आपको कवरिंग करने का काम जो आपकी पेशियां कर रही है। पेशी भी सौरता अन्यत्रम बलवंती भवंत्या, मतलब आपकी पेशियों से ही आपको एक बल प्रोड्यूस होता है, या फिर जो आपकी पेशियां होती है उसी से आपको बहुत ज्यादा हेवी वेट उठाने की भी ताकत मिलती है, वो सिर्फ आपकी पेशियों की ताकत की वजह से। इसीलिए जो आपकी पेशियां है उसका एक बहुत ज्यादा महत्व हमारी बॉडी में रखते हैं हम लोग, क्योंकि पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना होता है वो पूरा पेशियों से ही कवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पेशियों का यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताया है। ये हमारा पेशियों का पूरा डिस्क्रिप्शन हुआ। अगर आपको कोई शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर आपको संख्याओं के बारे में कोई एमसीक्यू आता है तो ऑलमोस्ट इसी से आएगा, इसलिए इसके बाहर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर अगर आप कोई और रेफरेंस लेना चाहो तो डलंटी का आप यूज कर सकते हो, या फिर अगर कोई और रेफरेंस अगर चाहिए तो आपको चरक संहिता भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली आपको सुश्रुत संहिता से ही आते हैं, इसलिए सुश्रुत को ज्यादा फॉलो करना यहाँ पे हमारा एक काम बनता है, ठीक है। तो ये आपकी पेशियों का यहाँ पर विभाजन और आपका पूरा डिस्क्रिप्शन हुआ। आगे के लेक्चर में हम लोग बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है।